प्रीवियस क्लास में हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन देख रहे थे, जिसमें जैव विविधता और संरक्षण के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर जैव विविधता कंप्लीट हो जाएगी। जैव विविधता के ह्रास और उसके संरक्षण के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है कौन सा? जैव विविधता का ह्रास, मतलब होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जैव विविधता की क्षति या हानि होने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और कौन कौन से स्पीसीज जो है हानिकारक मतलब ह्रास होने की स्थिति में है, उसको जानने वाले हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ से जैव विविधता का ह्रास में देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, IUCN के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ से IUCN के बारे में हम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस होती है। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, रेड लिस्ट का मतलब ये है कि जो जाति खतराग्रस्त है या जो विलुप्ति के कगार पर है या जो विलुप्त हो चुकी है, उन सब के बारे में लिस्ट करने का काम किसका रहता है? IUCN का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि रेड डाटा बुक को कौन लिखता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं रेड डाटा बुक। इसके बारे में कौन बताता है? तो ये बताता है IUCN। 2004 के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 प्रजातियां, जिसमें से 338 कशेरुक है, 359 अकशेरुक और 87 पौधे हैं, विलुप्त हो गई है। पिछले कितने वर्षों में? 500 वर्षों में। कौन कौन सी प्रजाति? तो सबसे पहला है कितना? 338 वर्टिब्रेट्स की, दूसरा 359 इनवर्टिब्रेट्स की और तीसरा है 87 प्लांट्स स्पीसीज जो है विलुप्त हो गई है। तो डायरेक्ट डाटा याद रखना है। यहाँ से 338 क्या है? कशेरुक है, मतलब वर्टिब्रेट्स है। 359 क्या है? इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 क्या है? प्लांट है। तो इतने सारे जो है विलुप्त हो चुके हैं। कितने वर्षों में? पिछले 500 वर्षों में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि पिछले 500 वर्षों में टोटल कितनी जाति विलुप्त हुई है, ऐसा क्वेश्चन पहले पूछेंगे। तो टोटल कितनी जाति विलुप्त हुई है पूछेंगे, तो कितनी जाति? 784 जाति। और उसमें से कौन क्या क्या पूछेंगे? तो 338 वर्टिब्रेट्स की, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण है, और जो अभी विलुप्त हुई है उसमें से जो अभी अभी विलुप्त हुई है उसके कुछ जातियों के नाम यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक डोडो नाम की जो बर्ड्स है दिख रही है, ये मॉरिशस में होती है। मॉरिशस नाम के जो कंट्री है, देश है, वहां पर मॉरिशस के डोडो। और ये वाला जो है अफ्रीका कंट्री से क्वेगा नाम का जो देखो ये हॉर्स जैसे जो दिखाई दे रहा है, ये भी विलुप्त हुई है। और तीसरा देखो यहाँ पर है ना, ब्रैकेट में दिया भी है, मॉरिशस के डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसीन। तो ये जो थाइलेसीन है जो फॉक्स जैसे दिखाई दे रही है, ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया, जो अभी अभी विलुप्त हुई है। उसके अलावा इस थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया की होगी। उसके बाद में देखो स्टेलर की समुद्री गाय। तो ये जो समुद्री गाय होती है, स्टेलर समुद्री गाय, वो कहाँ की? रूस की। रूस मतलब रसिया, यहाँ के रूस की है ये कौन? स्टेलर समुद्री गाय। उसके अलावा रूस में ही बाघ की 3 उप प्रजातियां होती है, जैसे कौन कौन से? बाली, जावा और तीसरा होता है कैप्सियन। ये जावा है ना, बाली, जावा और कैप्सियन। ये जो टाइगर के और भी सब स्पीसीज होती है ना, वो भी विलुप्त हुई है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि देखो पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हुई है, उसमें से 338 वर्टिब्रेट हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट है। और अभी रिसेंटली में जो हुई है वो मॉरिशस के डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया के थाइलेसीन और रूस की स्टीलर समुद्री गाय, ये भी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, और उसके अलावा टाइगर की जो सब स्पीसीज होती है, बाली, जावा, कैस्पियन, वो भी अभी विलुप्त हो चुकी है। किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको याद रखना है, डाटा को, डाटा वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसके आगे देखें, देखो पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातियां गायब हो गई हैं। ठीक है, कितनी जातियां? 27 प्रजातियां। कितने वर्षों में? पिछले 20 वर्षों में। तो देखो जब 500 वर्ष में 784 जाति विलुप्त हो सकते हैं, तो 20 वर्षों में 27 जातियां तो विलुप्त होंगी ही, है ना, क्योंकि लगातार एक्सटिंक्शन चलते ही जा रही है, लगातार विलुप्ति होते जा रही है अलग अलग स्पीसीज का। तो पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो चुकी है ना। इसके आगे और देखें, 15,500 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। जो अभी अभी रिसेंटली में कितने स्पीसीज? 15,500 स्पीसीज जो है
विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। तो इसमें से कौन कौन स्पीसीज क्या क्या कितने % है उसको भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 15,500 स्पीसीज जो विलुप्ति के कगार पर है, उसमें से कौन कितने हैं देखते हैं। तो सबसे पहला 12% जो होती है बर्ड्स की स्पीसीज, 23% होती है स्तनधारी की स्पीसीज, 32% होती है उभयचर की, और 31% जो होती है जिम्नोस्पर्म की प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। मतलब इन लोग का कुछ प्रजाति अभी बचा हुआ है, लेकिन इन लोग अभी विलुप्त नहीं हुए हैं, मतलब विलुप्ति के कगार पर है, मतलब खतराग्रस्त प्रजाति है, मतलब विलुप्ति हो सकते हैं। तो टोटल अभी चिन्हांकित किया गया है कितने को, 15,500 को, जिसमें से 12% पक्षी है। तो हम लोग इसमें परसेंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 15,500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो जो नंबर आएगा वही उतनी पक्षी विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, वैसे यहाँ पर स्तनधारी की भी संख्या निकाल सकते हैं, उभयचर की भी निकाल सकते हैं, और जिम्नोस्पर्म की भी निकाल सकते हैं। तो पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो अभी अभी रिसेंटली में 15,500 विलुप्त होने के खतरे के सामना कर रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा किसकी है करके पूछ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी है, एम्फीबियंस की। एम्फीबियन मतलब उभयचरों की, एम्फीबियन मतलब क्या है, उभयचर। उसके बाद सेकंड नंबर में किसकी है, जिम्नोस्पर्म की। किसकी है, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद में किसकी है, मैमल्स की। उसके बाद में किसकी है, बर्ड्स की। तो ऐसे याद रखना, AGMB से याद रखना, AGMB से, कि 15,500 में से सबसे ज्यादा जो विलुप्ति के कगार पर है वो 32% किसकी है, एम्फीबियंस की, जबकि 31% 31% किसकी है, जिम्नोस्पर्म की, और 23% किसकी है, स्तनधारी की, और 12% किसकी है, बर्ड्स की। मतलब देखा जाएगा कि 15,500 में से प्रजातियों में से 15,500 में से सबसे ज्यादा किसकी है बोलेंगे तो उभयचर की बोलेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी है वाला क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है सबसे ज्यादा वाला। दूसरा और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या कि सबसे कम वाला। तो सबसे कम कौन है इसमें से अभी, तो सबसे कम वाले कौन है, बर्ड है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये बात क्लियर होना चाहिए। पहले बात तो 15,500 में से कौन कितना % है ये याद होना चाहिए। तो 32% एम्फीबियन, 31% जिम्नोस्पर्म है, 23% स्तनधारी, और 12% क्या है, पक्षी। तो सबसे ज्यादा कौन है खतराग्रस्त अभी, तो एम्फीबियंस है, उससे कम थोड़ा जिम्नोस्पर्म, उससे कम कौन है, मैमल्स, और उससे कम कौन है, बर्ड्स। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे देखें। ठीक है, इधर देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि टाइगर की जो 3 सब स्पीसीज होती है, बाली, जावा, कैस्पियन, ये तीनों बाघ की स्पीसीज है, ये विलुप्त हो गई, अभी अभी विलुप्त हुई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। विलुप्ति की दर देखते हैं अब। वर्तमान विलुप्ति दर मानव पर्व समय की तुलना में 100 से 1000 पूर्व, है ना, मानव पूर्व समय की तुलना में 100 से 1000 गुना तेज है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो अगले 100 वर्षों में आधी प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। मतलब ये है कि जब मैन नहीं था, मतलब मानव नहीं था, मैन बिफोर मैन, मतलब मनुष्य जब नहीं था, बिफोर मैन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आफ्टर मैन। मतलब जब मनुष्य नहीं था और अभी मनुष्य है, तो इसमें से, है ना, जब विलुप्ति की जो दर थी, विलुप्ति की दर जो थी, मानव के रहने से पहले विलुप्ति की जो दर थी, वो मानव के आने के बाद विलुप्ति की जो दर है, विलुप्ति की दर वो कितने गुना ज्यादा हो गई, तो वो हो गई 100 से 1000 गुना। मतलब ये है कि मानव जो है प्रकृति के साथ में, है ना, छेड़खानी कर रहा है। इसकी वजह से लगातार जीव जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, चाहे वो मानव बस्तियां बनाने की वजह से हो, चाहे मानव द्वारा उद्योग लगाने की वजह से हो, चाहे मानव द्वारा प्रदूषण फैलाने की वजह से हो, प्लास्टिक यूजेस की वजह से हो। तो कई रीजन हो सकते हैं। तो जब मैन नहीं था, मानव नहीं था, तो विलुप्ति की दर जो भी रही होगी, उसकी तुलना में जब मानव आया तो विलुप्ति की दर जो है ना क्या हो गई, 100 से 1000 गुना बढ़ गई, इतनी तेजी से बढ़ गई। तो इससे अनुमान लगाए हैं कि जो प्राकृतिक विद है उन लोग ने अनुमान लगाया है क्या, तो देखिए क्या अनुमान लगाया है कि जिस हिसाब से अभी विलुप्ति की दर 100 से 1000 गुना हुई है, तो अगले 100 वर्षों में, अगले 100 वर्षों में
आधी जाति 1/2 जातियां या प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है, विलुप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर जातियों को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से ये क्या होती जा रही, विलुप्ति होते जा रही है कि अगले 100 वर्षों में क्या हो जाएगी, आधी जाति विलुप्त हो जाएगी। तो हम लोग है ना 2025 चल रहा है, तो अगले 100 साल यदि हम लोग इसमें मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 2125 साल ईयर में, है ना, 2125 में क्या हो जाएगा, आधी जाति विलुप्त हो जाएगी। जैसे मान लो अभी जातियों की संख्या मान लो 100 होंगे, तो अगले 100 वर्षों में कितनी रह जाएगी, 50 ही रह जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? मतलब इतनी तेजी से क्या होते जा रही, जाति विलुप्ति होते जा रही है, 100 से 1000 गुना तेजी से। ठीक है, क्लियर? इसके आगे देखें। अगला है जैव विविधता का जब ह्रास होता है ना तो और क्या प्रभाव पड़ती है, तो प्रभावों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, पौधों के उत्पादन में गिरावट आती है। सीधी सी बात है, जैव विविधता यदि कम होते जाएंगे तो पौधों के उत्पादन में गिरावट आएगी ही। जैसे मतलब फॉरेस्ट है कोई, तो फॉरेस्ट के पास में इसके बहुत सारी स्पीसीज मतलब जातियों को नष्ट कर दिया गया। अब जाति को नष्ट कर दिए तो प्लांट जितना प्रोडक्शन या उत्पादन देता था, क्या उतना उत्पादन दे पाएगा? तो नहीं दे पाएगा। तो पौधों के उत्पादन में क्या होती है, गिरावट आती है, मतलब प्रोडक्टिविटी कम होती है। जैसे मान लो कोई फॉरेस्ट जो है ना, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी वाला उत्पादन कर रही है, लेकिन जब इसके जातीय नष्ट हो गई या जैव विविधता नष्ट हो गई तो कितने करने लग जाएंगे, 70 किलो कैलोरी करने लग जाएंगे, या 50 किलो कैलोरी एनर्जी के टर्म में यदि मेजर करते हैं तो कुल मिलाकर पौधों के उत्पादन में क्या होती है, गिरावट होती है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? दूसरा, पर्यावरणीय आपदाएं जैसे सूखा वगैरह के प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती, प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। मतलब ये है कि पहले प्लांट जो है सूखा स्थिति वगैरह में या बहुत ज्यादा जब पानी गिरता था तो क्या होते थे, ये अपने आप को सरवाइव कर लेते थे, मतलब पौधे जो है जीवित रहते थे सूखा की स्थिति में भी और बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति में। लेकिन जब पर्यावरणीय आपदाएं आएगी जैसे कि सूखा, तो उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता उसमें कम हो जाएगी। मतलब ये है कि सूखा जब आएगी ना तो पेड़ पौधे भी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, या बहुत ज्यादा बारिश होगा तो उसकी वजह से पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा नमी आ जाएगी, इसकी वजह से भी पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो इसके प्रति जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, मतलब जीवित रहने के लिए जो जरूरी चीजें है उसी को प्रतिरोधी क्षमता बोलते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता का बढ़ना, परिवर्तनशीलता बढ़ जाती। परिवर्तनशीलता का मतलब, तो क्या क्या चीजों में परिवर्तनशीलता, मतलब चेंजेस। तो चेंजेस क्या क्या चीजों में, वेरिएबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहला पौधों के उत्पादन में, तो पौधों के उत्पादन में बहुत ज्यादा वेरिएबल दिखेंगे, मतलब परिवर्तनशीलता दिखेगा। मतलब किसी साल 50 केजी उत्पन्न होंगे, किसी साल 40 केजी होंगे, किसी साल 20 केजी ही हुआ। तो देखो इतना ज्यादा वेरिएशन दिखा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा, पानी का उपयोग। तो पानी का उपयोग देखो, पौधों द्वारा पानी का उपयोग किया जाता है। किसी साल 10 लीटर पानी का उपयोग हुआ, किसी साल 2 लीटर पानी का यूज हुआ, किसी साल 50 लीटर पानी का यूज कर रहा है वही प्लांट वही जगह में। तो यहाँ पर पानी का उपयोग भी क्या हो जाएगा, बदलेगा। वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन होते जा रहा है। और कीट और रोग चक्र, तो कीट वगैरह ज्यादा होंगे, रोग वगैरह जो है लगातार बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधी क्षमता धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। तो याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के ह्रास होने से क्या क्या प्रभाव पड़ती है। तो सबसे पहला, पादपों के उत्पादन की दर या उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, पर्यावरणीय आपदाएं जैसे कि सूखा, बाढ़ वगैरह की जब स्थिति आती है तो उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता भी कम हो जाती है। तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता का बढ़ना। तो परिस्थिति तंत्र की परिवर्तनशीलता में ये बढ़ना का मतलब क्या है कि पौधों के उत्पादन में भी क्या होगा, वेरिएशन दिखाई देगा। पानी के उपयोग में भी वेरिएशन, मतलब परिवर्तनशीलता, और कीट और रोग चक्र में भी परिवर्तनशीलता दिखाई देंगे। तो यहाँ से ऐसे सबको याद रखना है, क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, इसके आगे देखें। अब देखो, जैव विविधता के ह्रास या है ना इसकी कमी, या जब ये ह्रास होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसके कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। तो जो कारण है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको लिया गया था द इविल क्वार्टर के बुक से, लिया गया था, टाइटल से लिया गया कि द इविल क्वार्टर के बुक ये बताता है, क्वार्टेट के बुक
कि जैव विविधता की जो क्षति होती है या हानि होती है, तो उसमें मेजर फैक्टर या मुख्य कारक कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लोग मुख्य कारक होते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहां पर द इविल क्वाड्रेट के एक बुक से लिया गया है, 4 मेजर कारक होते हैं। कितने होते हैं? 4 मेजर कारक। तो 4 मेजर कारक में कौन कौन लोग आते हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला देखते जो है वो क्या है। सबसे पहला हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवासीय क्षति एवं विखंडन। आवासीय क्षति एवं विखंडन होती है, आवासीय क्षति एवं विखंडन। ठीक है, दूसरा होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब होता है हिंदी में बोला जाए तो अति दोहन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अति दोहन। उसके अलावा एलियन स्पीसीज इन्वेंशन का मतलब होता है विदेशी जातियों का आक्रमण। तो विदेशी जातियों का आक्रमण, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। उसके अलावा को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है हिंदी में सह विलुप्तता। तो ये चारों याद रहना चाहिए। द इविल क्वार्टेट के हिसाब से देखा जाए कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कितने कारण है मेजर? 4 कारण है। उसमें से सबसे पहला कौन है? आवासीय क्षति एवं विखंडन। दूसरा क्या है? आवासीय क्षति एवं विखंडन है। दूसरा क्या है? अति दोहन है। दूसरा क्या है? अति दोहन। तीसरा क्या है? विदेशी जातियों का आक्रमण। और चौथा क्या है? सविलुप्तता। ठीक है, और इसमें से सबसे मुख्य कारक जो है वो है आवासीय क्षति एवं विखंडन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मुख्य कारक यही है या मुख्य कारण आवासीय क्षति एवं विखंडन की वजह से सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। ठीक है, आवासीय क्षति एवं विखंडन का मतलब ये है कि यदि किसी का घर ही उजड़ गया जहां पर वो रहता था, तो वो कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा? क्या पहले जैसा फिर से घर बना पाएगा? क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आवासीय क्षति की होने की वजह से और विखंडन होने की वजह से सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चारों याद होना चाहिए, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन एंड को एक्सिस्टिंग। द इविल क्वार्टेट के हिसाब से ये सब बताया गया है। ठीक है, इसके आगे देखें। देखो इसमें सबसे पहला जो बताया गया है कौन सा? आवासीय हानि और विखंडन। इसमें देखो ये पहला लाइन जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। क्या? कि यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मतलब वही चीज मैं बताया कि आवासीय क्षति एवं विखंडन जो होती है वही सबसे ज्यादा मुख्य कारक है या मुख्य कारण है। यही इसकी वजह से सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मुख्य कारण। इसकी वजह से क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी क्या होते जाती है? जैव विविधता का ह्रास होते जाता है, मतलब ये लॉस होते जाती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 14% से घटकर 6% रह गए। मतलब देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो साउथ अमेरिका वगैरह के जंगलों में, ब्राजील के जंगलों में जो प्रेजेंट रहती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये पहले पृथ्वी में 14% एरिया को कवर करती थी। मतलब पृथ्वी का बात करें हम लोग तो कितने परसेंट एरिया में था? ये 14% एरिया में था, लेकिन वो वर्तमान में देखा जाए तो ओनली 6% ही रह गया। मतलब इतना ज़्यादा उसकी कटाई हुई है पेड़ों की वहाँ की, कि वहाँ की जो वन है, फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। देखो पहले ऐसे सघन वन थे, है ना, अब देखो कैसे रह गई ये। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डायग्राम से दिख रहा है ना? तो देखो क्या होता है, जब भी फॉरेस्ट वगैरह या जंगलों की कटाई होती है पेड़ों की, तो वर्षा चक्र बदल जाते हैं। वर्षा चक्र का मतलब ये है कि पानी कोई किसी समय गिरता है, किसी समय तूफान आ जाता है, उसकी वजह से पानी का समय जो है गिरने का वो बदल जाता है। तो मौसम चक्र पूरी तरीके से बदल जाते हैं। तो इसका रीजन है कि फॉरेस्ट वगैरह का डिफॉरेस्टिफिकेशन होना, मतलब वनों का कटना। ठीक है, तो हम लोग इतनी तेजी से ये घट रही है, इतनी तेजी से कि कुछ ही घंटों में हजारों हेक्टेयर वर्षा वन नष्ट हो रहे हैं। मतलब एक एक घंटे को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कुछ कुछ घंटों के अंदर में ही क्या हो रही है? वर्षा वन, कई हजार हेक्टेयर वन कटाई हो रही है। मतलब इतना लगातार तेजी से कटाई होते जा रही है। ठीक है, तो यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रही है ना। इसके आगे देखें। ठीक है, तो इसको क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चीज है सोयाबीन की खेती या मवेशियों के लिए घास के मैदानों के इस्तेमाल के लिए वो अमेजन के वर्षा वनों को काटा जा रहा है। तो 2 रीजन यहाँ पर बताया गया कि इतने जंगल को इतने काटने का क्या रीजन है। देखो
चारों तरफ पहले जंगल पेड़ ही पेड़ थे, अब देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा इसकी कटाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर डिफॉरेस्टिफिकेशन हुआ है, यहाँ से सड़क वगैरह बना रहे हैं, है कि नहीं। तो दो रीजन है मेन। सबसे पहला ये है कि सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए किया जाता है, सोयाबीन की खेती करने के लिए। और दूसरा ये है कि मवेशियों के लिए घास के मैदान तैयार करने में। ठीक है, देखो अब मवेशी बहुत ज्यादा हो गए, उसकी संख्या ज्यादा हो गई है ना, तो उसके लिए घास के मैदान या उसके चरने के लिए जगह चाहिए। तो घास के मैदान तो है नहीं, ऊपर बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, बड़े बड़े वन है। तो दो चीजों के लिए इसको काटा जा रहा है। क्या क्या चीजों के लिए? सोयाबीन की खेती करने के लिए, और दूसरा मवेशियों के लिए घास के मैदान बनाने के लिए वर्षा वनों की कटाई किया जा रहा है। ये दो मेन कारण बताया गया क्यों काटा जा रहा है इस वन को। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? इसके आगे देखते हैं। क्लियर। विखंडन से बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता वाले जानवरों और प्रवासी जानवरों पर बुरा असर पड़ता है। विखंडन का मतलब, अब देखो क्या है, इतने एरिया में है ना जंगल था, अब इतने को काट के, इतने के पेड़ को काट के इधर इस भूखंड से अलग कर दिया। इधर मान लो फॉरेस्ट ही है और इधर क्या है, मानव बस्तियां बन गई, मानव बस्तियां बन गई। तो जो जो एनिमल या जिस क्षेत्र में जो एनिमल को ज्यादा जगह चाहिए था जीने के लिए, है ना, वहां पर वो जानवर और जो प्रवासी जानवर है उस पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो माइग्रेटरी वाले लोग हैं इधर से इधर है ना घूमते फिरते रहते हैं। यदि उसको यहाँ से अलग कर दिया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन कर दिया जाएगा इस भूखंड को, तो क्या होगा, ये इधर की ओर माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे, या जाते भी रहेंगे तो यहाँ पर तो मानव बस्तियां बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, तो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट या दुनिया भर की जो भी और भी घटनाएं होती है उसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मतलब उस पर बुरा असर पड़ता है। तो फ्रेगमेंटेशन या विखंडन से है ना जानवरों और प्रवासी जानवरों पर बुरा असर पड़ता है। तो ये लाइन हमें जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे और देखें। पहला रीजन समझ आया कि आवासीय क्षति या आवासीय विखंडन की वजह से बहुत ज़्यादा ना दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना फेस क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा मेजर कारण क्या था? सोयाबीन की खेती। और क्या था? जानवरों के लिए चारागाह बनाने के लिए आवासीय क्षति में विखंडन होता है। इससे कई जानवर जो है ना विलुप्ति के कगार पर चले जाते हैं, कई जानवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नुकसान पहुंचता है। तो हम लोग देख चुके, और वही मुख्य कारण है क्या होने का, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, मतलब जैव विविधता के हानि होने का। दूसरा और क्या है, तो अति दोहन। अति दोहन का हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो है ना, यहां से हम जानते हैं जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब अति दोहन होता है। तब क्या होता है? अति दोहन होते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि देखो जिसकी जितनी जरूरत उतना यदि प्रकृति से लिया जाए तो अति दोहन नहीं होगा, मतलब प्रकृति संतुलित बनी हुई रहेगी। लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाएगी, मतलब लालच का मतलब ये है कि जितना जरूरत है उसके अलावा भी और चीजें हम प्रकृति से ले रहे हैं, तो जब लालच में बदलती है तभी क्या होता है? अति दोहन होता है। तो इसके लिए देखो क्या है, स्टीलर की समुद्री गाय, स्टीलर समुद्री काऊ जो है पहला, और दूसरा पैसेंजर कबूतर जो है अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त हो गए हैं। देखो क्या है, रूस की स्टीलर समुद्री गाय जो होती है ना, इसका मांस, इसको निकाल के इसका मांस खाते थे तो ज्यादा टेस्टी लगता होगा इन लोग को, है ना, जो मांस खाते होंगे उनको, इसीलिए इसको बाहर निकाल के खाते गए और अंत में ये पता चला कि समुद्र में अब स्टीलर समुद्री गाय ही नहीं बचा। तो पूरा जो है अति दोहन की वजह से है ना स्टीलर समुद्री गाय जो है विलुप्त हो गई। दूसरा पैसेंजर कबूतर जो है ना, पहले के जो मूवी वगैरह दिखाते थे उसमें चिट्ठी लेके जाने का काम करती थी कौन? पैसेंजर कबूतर। पैसेंजर कबूतर का मतलब ये होता है जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करती थी, जाती थी और संदेशा पहुंचाती थी। ठीक है, तो ऐसे कबूतर भी आजकल कहाँ दिखते हैं? नहीं दिखते, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, पहले के मूवी में तो दिख जाते थे, है ना, संदेशा लेके जाता था, ये मैसेज लेके जाता था कौन? पैसेंजर कबूतर। अब वो भी क्या हो गए? अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त हो गए। मतलब ये है कि जहाँ यहाँ से हम लोग पैसेंजर कबूतर के उसके गले में रस्सी में कागज का टुकड़ा लिख के बांध दिए और उसको भेज दिए जहाँ पर जाना है वहां पर, है ना, तो वहां पर जाएगा तो वहां पर तो के लोग तो वहां पकड़ेंगे उसको। तो पकड़ने के बाद में वो चिट्ठी बस को नहीं निकालते थे, चिट्ठी को निकालते थे और उसको खा जाते थे।
है कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पैसेंजर कबूतर भी धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर। इसके आगे देखें, तो ये दोनों किसकी वजह से विलुप्त हुए हैं, अति दोहन की वजह से। किसकी वजह से, अति दोहन की वजह से विलुप्त हुए हैं। इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा है क्या, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजाति का मतलब, देखो क्या होता है, कोई भी एक स्थान रहता है, ये स्थान यहाँ पर की जो प्रजाति है यानी में पता है सीमित है ना, प्रजाति क्या है, सीमित है यहाँ की। अब कहीं मान लो दूसरे जगह से, यहाँ से मतलब ये दूसरा स्थान है, इस जगह से दूसरे प्रजाति को यहाँ पर लाया जा रहा है, तो दूसरे प्रजाति को जब लाएंगे तो यहाँ की प्रजाति के लिए तो खतरा उत्पन्न होगा ही। क्यों, क्योंकि इधर के लोग ही ले दे करके जिंदगी जी रहे थे, अब दूसरे प्रजाति को भी ला दिए इस एरिया में, तो क्या ये है ना विलुप्त होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रजातियों के बीच में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो विदेशी जातियों का जब भी आक्रमण होता है तो क्या होती है, यहाँ पर खतरा उत्पन्न होता है, जैव विविधता की हानि होती है। जैसे मान लो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, तो उसमें दूसरे राज्य के लोगों को मौका यदि यहाँ पर देंगे कोई चीज़ों के लिए, तो धीरे धीरे दूसरे राज्य के लोग ही यहाँ पर कब्जा करने लग जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो वैसे ही यहाँ पर या और यहाँ की प्रजाति कहाँ जाएंगे, यहाँ के प्रजाति दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा है ना, खाने के लिए, कमाने खाने के लिए। तो यही होता है कि दूसरी मतलब बाहर से कोई भी जब जाति आती है तो क्या होता है, वहां की जो स्थानीय प्रजाति है उसको क्या होता है, लॉस होने लग जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर विदेशी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों की गिरावट या विलुप्ति का कारण बनती है। मतलब विदेशी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों की विलुप्ति का कारण बनती है। तो देखो कैसे कारण बनती है ना, उसको देखते हैं। उदाहरण, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के उदाहरण देखो दिया गया है। सबसे पहला है ना उदाहरण है, लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च के आने से 200 से अधिक सिचलिड मछलियां की जाति विलुप्त हो गई। देखो ये क्या है, नाइल पर्च नाम की एक मछली है। कौन सी झील में आया है, लेक मतलब झील, विक्टोरिया झील में। कौन सी झील में, विक्टोरिया। विक्टोरिया नाम की झील में नाइल पर्च नाम की एक मछली को लाया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, 200 से अधिक सिचलिड मछलियां। सिचलिड मछलियां जो एक्वेरियम में यूज होती है वो मछलियां, एक्वेरियम में देखे होंगे ऐसे कलरफुल मछलियां, ऐसे कलरफुल मछलियां रहती है, तैरते रहती है एक्वेरियम में। तो ऐसे सिचलिड मछलियों की कितनी प्रजाति विलुप्त हो गई, 200 प्रजाति विलुप्त हो गई। मतलब ये नाइल पर्च जो है इन मछलियों का भक्षण करती थी। और हम जानते भी हैं इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, जू प्लैंक्टन उसको खाती है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाते हैं लार्ज फिश। तो ये स्मॉल फिश है, तो स्मॉल फिश को खाने का काम कौन कर रही है, यहाँ पर लार्ज फिश कर रही है। तो लार्ज फिश ये कौन है, नाइल पर्च। तो कौन सी झील पे लाया गया और कौन सी मछली को लाया गया वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना है, नाइल पर्च नाम की जो मछली थी उसके आने से सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ये भी जानना है हमें। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, और भी उदाहरण है ना, विदेशी जातियों के आक्रमण से के और भी उदाहरण है। जैसे कि दूसरा कौन है, तो यहाँ पर दूसरा है गाजर घास। गाजर घास को सब लोग जानते होंगे, पार्थेनियम है ना, ये जो देखो कैरोट ग्रास है, इनके बीच में एमेंसिलिज्म वाला है ना, ये एमेंसिलिज्म का एग्जांपल होता है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म का मतलब होता है इसको तो कुछ फायदा होता नहीं है, दूसरे को नुकसान बस पहुंचाती है। जब दो जातियों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होती है, तो एक जाति को नुकसान होगा, दूसरे को कुछ भी नहीं होगा। और ये पार्थेनियम वही काम करती है। इसको देखे होंगे कई जगह जब भी बरसात आती है तो बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा यही दिखाई देते हैं। लेकिन इस पौधे से दूर रहना है, क्यों, क्योंकि ये एलर्जी कॉज करती है ये, और इसकी वजह से हे फीवर वगैरह हो जाते हैं। मतलब ये फीवर हो जाती है, एलर्जी कॉज करती है। ठीक है, अस्थमा वगैरह भी हो जाती है इसकी वजह से, गाजर घास की वजह से। इसके पॉलन ग्रेन वगैरह ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे ना दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, या जहां पर भी दिखाई दे अपने जो रहने वाले जगह के आसपास में, तो उसको है ना जड़ के साथ में उखाड़ के उसको थोड़े दिन के लिए धूप में रखे, उसके बाद उसको बर्न कर देना चाहिए। ठीक है, किसको, गाजर घास को। और इसको कैसे आया था पता है, ये जब ना गेहूं को इम्पोर्ट किया गया था, जब भी इंडिया में एक बार क्या हुआ था, भूखमरी आई थी, उस टाइम में गेहूं को निर्यात किया गया था दूसरे विदेशों से। तो विदेश वाले लोग क्या किए कि गेहूं के साथ साथ इसके भी सीड को उसमें मिला के भेज दिए। तो ये निर्यातित वाले के पास से आया था, हमारे यहाँ का ये नहीं था। ठीक है, मतलब इंडिया में नहीं था ये। दूसरा, ऐसे वाले भी झाड़ी वगैरह वाले ऐसे वाले वृक्ष देखे होंगे, झाड़ी टाइप का रहता है और इस टाइप का ऐसे फ्लावर आते हैं उसमें। ठीक है, इसका नाम है लेंटाना। इसका नाम क्या है, लेंटाना। और ये इसको तो देखे भी होंगे है ना, ऐसे जलाशय सरोवर वगैरह में
झील के मतलब नदी के किनारे में रहती है। वाटर हायेंथिस है ना, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको, वाटर हायेंथिस जल कुंभी है ये। क्या है ये? जल कुंभी। तो देखो पार्थेनियम, लेंटाना और जल कुंभी जैसे आक्रामक खरपतवारों ने देसी प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया है। मतलब ये है कि जहां पर जैसे ये वाटर रिसोर्सेज में रहते हैं नदी में, तो जब नदी में रहती है तो नदी को पूरी तरीके से प्रदूषित कर देती है, वहां के पूरे ऑक्सीजन को खींच लेगी, जिसकी वजह से वहां की मछलियां क्या हो जाती है? मर जाती है। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। ये लेंटाना जो होती है इसमें कांटे रहते हैं, और कुछ कुछ जो स्पीसीज होती है बर्ड्स की, या कुछ कुछ जो स्पीसीज पॉलिनेशन करने जो आते हैं, परागण करने, उसको नुकसान पहुंचाती है। और गाजर घास के बारे में तो बता ही दिया। तो यहाँ पर याद रखना कैरेट ग्रास जो है ना, कैरेट ग्रास, और कौन सा? लेंटाना, और कौन सा? वाटर हायेंथिस। ये तीनों जो है विदेशी जातियां हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन से? गाजर घास, लेंटाना और वाटर हायेंथिस विदेशी जातियों वाले उदाहरण है, विदेशी जाति वाले उदाहरण है। ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा बन के आएगा कि निम्न में से कौन विदेशी जाति वाले प्रजाति के उदाहरण नहीं है, पूछेगा। तो 3 लोग हैं यहाँ पर, कौन कौन? कैरेट ग्रास, लेंटाना और वाटर हायेंथिस, बाकी नहीं है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखते हैं। और एग्जाम्पल है विदेशी जातियों के आक्रमण में। तीसरा एग्जाम्पल अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस के अवैध परिचय से हमारी नदियों की देसी कैटफिश को खतरा है। मतलब ये है कि अफ्रीकन कैटफिश जो होती है क्लेरियस गैरीपाइनस, इसको लाने से, अरे नील नदी की है ना, मतलब ये जो होती है मतलब दूसरी नदी की प्रजाति होती है, कौन? अफ्रीकन कैटफिश। इसको लाया गया हमारी इंडियन में, इंडियन जो नदी था, मतलब इंडिया में पाई जाने वाली नदियों में इसको लाया गया विदेशी जातियों को। तो यहाँ पर इंडियन जो कैटफिश थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो खतरे में चली गई है। ठीक है। मतलब ये है कि बड़ी मछली का जब इन्वेसिव किया जाता है, बड़ी मछली या विदेशी जाति के तौर पर बड़ी मछलियों को लाया जाता है, छोटी मछली कहाँ बचेंगे उसके? वो तो खाएगी खाएगी पक्का। क्योंकि अफ्रीकन कैटफिश देखो कितनी बड़ी होती है, देखो यहाँ पर इसका साइज भी दिखाया गया है। और देखो ये जो है ना इसके हाथ को पकड़ ली है, ये हाथ में ही ऐसे देखो, हाथ छोड़ भी दिया है तो भी इसको पकड़ी हुई है। तो देखो जब ह्यूमन को नहीं छोड़ रही है ये, तो इस मछलियों को कहाँ से छोड़ेगी ये? तो इंडियन कैटफिश वगैरह, जो कैटफिश का मतलब वो बिल्ली जैसे दिखाई दे रही है थोड़ा से, इसलिए कैटफिश नाम दिया गया है। तो उसके लिए खतरा उत्पन्न करती है कौन? क्लेरियस गैरीपाइनस। तो इसको भी याद रखना कि हमारी नदियों में कौन सी नदी को कौन सी मछली को छोड़ा गया हमारी नदियों में, हमारी नदियों में। ठीक है, जो हमारे यहाँ देश की, इंडिया की जितने भी नदी है उन नदियों में लाया गया था इसको क्लेरियस गैरीपाइनस को। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन कैटफिश है। ठीक है, इसके आगे देखें। देखो हम लोग 3 चीज जान चुके, क्या क्या? आवासीय क्षति एवं विखंडन जान चुके, दूसरा हम जान चुके अतिदोहन, और तीसरा जान चुके विदेशी जातियों का आक्रमण होने से क्या प्रभाव होता है। उसके बाद हम लोग चौथा जानने वाले हैं, क्या? सविलुप्तति। तो सविलुप्तति में क्या होता है? जब एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उससे जुड़ी प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जब एक प्रजाति विलुप्त होगी तो उससे जुड़ी प्रजातियां भी क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पर लाइकेन के बारे में जब जानते हैं, तो लाइकेन जो होती है एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन होता है। मतलब मान लो ये फंजाई को सही से वाटर वगैरह नहीं मिला, वाटर और मिनरल्स वगैरह नहीं मिले, तो ये एब्जॉर्ब करके नहीं दे पाएगा। तो जिसकी वजह से जब फंजाई का डेथ होगा, फंजाई नहीं रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या? एल्गी भी नहीं रहेंगे। मतलब ये है कि एक जाति दूसरी प्रजाति से जब जुड़ी होती है, तो जब एक जाति विलुप्त होती है तो दूसरी प्रजाति भी विलुप्त हो जाती है। तो उसको हम लोग सहविलुप्तति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहविलुप्तति बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेजबान के विलुप्त होने पर परजीवी का विलुप्त होना। अब देखो क्या है, ये होस्ट सेल है। अब होस्ट से क्या होता है? होस्ट का मतलब मेजबान। अब इससे ये जो परपोषी जीव है, परपोषी, अब ये इससे चिपका हुआ है। ठीक है, क्या है? चिपका हुआ। अब मान लो होस्ट का क्या हो गया? डेथ हो गया, होस्ट मर गए। तो है होस्ट मरा, तो क्या परपोषी जो इसके ऊपर में, मतलब परपोषी के ऊपर में जो परजीवी था, है ना, यहाँ पर परजीवी, ये भी क्या बचे हुए रहेंगे? तो ये भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मतलब ये है कि जिससे इसका न्यूट्रिशन मिल रहा था, जिसको, इसको परजीवी को, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यहाँ पर समझ आया कि नहीं आया? तो जो होस्ट होते हैं मेजबान कोशिका, उससे जुड़े हुए रहते हैं परजीवी, और जब होस्ट मरता है तो परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है।
जब मेजबान विलुप्त हो जाए तो परजीवियों का विलुप्त होना तय है, सीधी सी बात है। उसके अलावा और भी कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर होस्ट वगैरह को दिखाया परजीवी के बारे में, एक्सोपैरासाइट है ये। और यहाँ पर देखो जिसके द्वारा जैसे पॉलिनेशन होता है, तो जिस जो पॉलिनेटेड रहते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं, परागण करते हैं, जब वो विलुप्त हो जाएंगे तो ये भी विलुप्त हो जाते हैं। जैसे ऑर्किड ऑफ्रिज वगैरह के बारे में जानते हैं, देखो जैसे ये मधुमक्खी वगैरह के बारे में है, पॉलिनेशन जो करती है वो। तो कुल मिलाकर ये है कि एक जाति दूसरे जाति के ऊपर में निर्भर रहती है। यदि वो जाति एक जाति विलुप्त हो गई तो दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है। तो यही बात है सहविलुप्तता। ठीक है, तो यहां तक बात थी किसकी, जैव विविधता की क्षति या हानि की, मतलब जैव विविधता के ह्रास पढ़ रहे थे हम लोग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 4 मुख्य कारक थे, इससे कौन कौन से, आवासीय क्षति एवं विखंडन, दूसरा हम लोग पढ़े अति दोहन, तीसरा हम लोग पढ़े क्या, विदेशी जातियों का आक्रमण, और चौथा हम लोग क्या पढ़े, सहविलुप्तता। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता के संरक्षण के बारे में, कि जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे उसको बचाते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के कारण तो सबसे पहला होता है संकीर्ण उपयोगितावादी तर्क, दूसरा होता है व्यापक उपयोगितावादी तर्क, और तीसरा होता है नैतिक तर्क। मतलब जब हम संरक्षण करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या तर्क लगा सकते हैं। तो संकीर्ण रूप से का मतलब ये है कि जैव विविधता हमारे लिए किस हद तक जरूरी हो सकती है। तो संकीर्ण कौन से छोटे लेवल तक भी जैव विविधता हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, उसको बताएंगे। दूसरा व्यापक, व्यापक का मतलब ये है कि जैव विविधता से हमें कितना ज्यादा फायदा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा है नैतिक तर्क, मतलब होता है कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिससे हमें फायदा है। जैसे वो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है तो पेड़ को बचाना हमारा कर्तव्य है, वो नैतिक कर्तव्य है वो। ठीक है, तो ये 3 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जैसे ये देख सकते हैं, संकीर्ण रूप से उपयोगी ऑक्सीजन दे रहा है, तो व्यापक रूप से उपयोगी क्योंकि वो पॉलिनेशन करता है बर्ड्स, उसकी वजह से। और हम लोग देखो नैतिक तर्क है कि पेड़ पौधों को, है ना, ऐसे पूजनीय बनाए, मतलब भगवान के रूप में माने, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है वही, उसी की वजह से हम लोग जिंदा है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसका संरक्षण हम लोग करें। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब संकीर्ण रूप से उपयोगी में क्या क्या चीजें हो सकती है। संकीर्ण रूप से मतलब कम रूप से कैसे कैसे उपयोग हो सकते हैं प्रकृति के। तो हमारे देखे, मानव प्रकृति से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, जैसे है ना, मानव प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करता है, आर्थिक लाभ। आर्थिक का लाभ का मतलब, अब देखो जैसे कोई सब्जी की खेती कर रहे हैं, सब्जी उगाया तो सब्जी को खाने के लिए खुद भी यूज करेगा और कमर्शियली बेचेगा भी, है कि नहीं। तो यहाँ पर आर्थिक लाभ प्राप्त करेगा, जैसे कि क्या, भोजन करने के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए यूज करेगा। तीसरा फाइबर वगैरह मतलब रेशे निकालने के लिए यूज करेगा, दवाएं बनाने के लिए यूज करता है। तो संकीर्ण रूप से उपयोगी है कि नहीं है, मतलब प्रकृति से हमें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हो रहा है सीधा सीधा। हम भाई देखो खेती किसानी नहीं करेंगे तो उससे जो आने वाली फसल का तो हम कैसे ही उपयोग कर पाएंगे। तो भोजन के लिए तो हमारा जरूरी है ना खेती किसानी करना, अरे है कि नहीं। आगे देखिए दूसरा, तो यहाँ पर देखते हैं 25% से अधिक दवाएं पौधों से प्राप्त होती है, 25,000 पौधों की प्रजातियों का औषधि महत्व है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितने प्रतिशत, देखो मान लो 100% मेडिसिन जो बनाई जाती है, 100 में से 75% जो होती है वो केमिकल के द्वारा बनाई जाती है, केमिकल द्वारा बनती है, रसायन द्वारा। जबकि 25% जो औषधि होती है वो पौधों द्वारा बनती है। तो इसको दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे, कि कितने प्रतिशत मेडिसिन, कितनी प्रतिशत दवाइयां जो है पौधों द्वारा बनाई जाती है। तो कितने प्रतिशत दवाई, 25% दवाई को बनाया जाता है, किसके द्वारा, पौधों द्वारा बनाई जाती है, पौधों से प्राप्त किया जाता है 25% औषधि को। जो मेडिसिन मिलता है कहाँ पर, जितने भी मेडिकल स्टोर है या जो आयुर्वेदिक वगैरह जो दवाई देते हैं, वहां पर 25% से अधिक क्या दवाएं किससे बनती है, पौधों से। बाकी 75% जो है ना केमिकल से बनती है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद में देखते हैं कि लगभग 25,000 से ज्यादा पौधे, मतलब 25,000 पौधों की प्रजातियों का औषधि महत्व है। मतलब उसमें से हम लोग कुछ जानते हैं, जैसे नीम वगैरह के बारे में, हल्दी वगैरह के बारे में, अदरक के बारे में जानते हैं। तो ये जो पौधे जो होती है ना, मेडिसिनल पौधे होती है, मतलब औषधि पौधे जो हमारे आसपास ही देखने को मिल जाती है। तो ऐसे ऐसे कितने पौधे, तो ऐसे ऐसे 25,000 पौधों की प्रजातियों का औषधि महत्व है। ये लाइन भी याद रखना है ना। यहाँ पर कुछ चीजें हम देख सकते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं,
और ये जलाऊ लकड़ी के रूप में यूज़ करने के लिए रहती है। उसके अलावा देखो ये जो फूल वगैरह है इसका भी अगरबत्ती बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे गुलाब जल वगैरह जो आती है, जितने भी परफ्यूम वगैरह आते हैं इन सब का यूज़ है, कमर्शियली यूज़ करते हैं इसका मतलब आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके आगे और देखें। दूसरा है व्यापक रूप से उपयोगी। अब देखो हम लोग क्या थे, संकीर्ण रूप से उपयोगी मतलब हमारे दैनिक जीवन में आसपास में यूज होने वाली वस्तुओं के बारे में देखें। अब व्यापक रूप से उपयोगी और क्या हो सकते हैं, जैसे जंगल गए, जंगल में बड़े बड़े लकड़ी रहते हैं, बड़े बड़े फर्नीचर उद्योग में उसका यूज होता है। और भी उसके अलावा वहां पर मिनरल्स वगैरह रहते हैं, मिनरल्स का मतलब जहां पर खनिज वगैरह है, जैसे कि एनएमडीसी वगैरह है, दंतेवाड़ा तरफ किरंदुल क्षेत्र में, वहां से खनन करके लोहा निकाला जाता है वहां से। तो व्यापक रूप से उपयोगी के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, तो देखते हैं। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है। अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल की कुल ऑक्सीजन का 20% उत्पादन करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था क्या, कि अमेजन रेन फॉरेस्ट 20% से ज्यादा ऑक्सीजन देती है, मतलब कुल ऑक्सीजन का 20% अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट देता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में 20% योगदान उसी का है। यही कारण है कि उसको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। तो पृथ्वी का फेफड़ा कौन है करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, या आप बोल सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों एक ही है, अमेजन रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिए रहेंगे तो उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं ना। बहुत ज्यादा विशाल होती है अमेजन रेन फॉरेस्ट, और इस तरह टाइप के कुछ डायग्राम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा व्यापक रूप से उपयोगी और क्या है, तो व्यापक रूप से उपयोगी है मधुमक्खियों, भंवरों, पक्षियों और चमगादड़ों के माध्यम से परागण, सौंदर्य परख, है ना, सुख, मतलब ये होता है कि परागण, परागण का मतलब वो होता है पॉलिनेशन। जब तक इस कीट नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन मतलब पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना पॉलिनेशन परागण कहलाता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इन लोग भी हमारे लिए जरूरी है। तो एक स्टडी में ये भी बोला गया है कि यदि मधुमक्खी वगैरह को इस पृथ्वी से, है ना, बाहर कर दिया जाएगा तो मनुष्य भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पूरे विलुप्त हो जाएंगे। मतलब मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है फसल चक्र को मेंटेन करने के लिए, मतलब परागण करने के लिए अल्टीमेटली बोला जाए तो मधुमक्खियों का होना बहुत जरूरी है। मधुमक्खी विलुप्त हो जाएंगे तो मानव भी विलुप्त ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप से उपयोगिता होती है। इसके आगे देखते हैं। अगला है नैतिक तर्क। तो नैतिक तर्क में देखें, प्रत्येक प्रजाति का अपना आंतरिक मूल्य है, उनकी भलाई करना हमारा नैतिक कर्तव्य। नैतिक जिम्मेदारी जानते हो, नैतिक शिक्षा के बारे में बचपन में पढ़ते हैं। नैतिक शिक्षा में कुछ ऐसे होती है जिसको बिना स्वार्थ के किया जाता है, क्योंकि उससे हमें इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलते रहता है, वरना वो यदि नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ऐसा टाइप का। तो नैतिक कर्तव्य, नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए भी क्या करना चाहिए, जैव विविधता को बचाने का उपाय करना चाहिए। जैव विविधता हमारे लिए क्यों जरूरी है, जैसे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति में हम खुद देखते हैं, है ना, जैसे जहाँ पर भी रह रहे हैं, पढ़ाई करते हैं या जो भी काम करते हैं, उससे जब हम लोग बोर हो जाते हैं या हमें बेकार लगने लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, है ना, उनसे मिलते हैं, और वहाँ आसपास के सौंदर्यीकरण को जब देखते हैं तो हमारे मन में एक अलग टाइप का उत्साह जागृत होता है कि नहीं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य कि हम उन चीज़ों को बचाएं, जैसे देखो पक्षी वगैरह को बचाने के बारे में हमें सोचना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, पशुओं से प्यार करना चाहिए। मतलब ये है कि हमें सब जीवों को समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य है तो हम सुपीरियर स्पीसीज है, बाकी लोग फिर इन्फीरियर है तो उनको बारे में कुछ भी नहीं सोचना। तो उनका होना भी जरूरी है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, तभी सब लोग एक तरीके से काम करते जाएंगे और सबकी जिंदगी अच्छे से चलते जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो हमारे नैतिक मूल्यों का वहन भी हमें करने आना चाहिए। इसके आगे देखते हैं। अब अगला देखें, बायोडाइवर्सिटी के जो संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता के संरक्षण के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो संरक्षण को हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन होती है, और दूसरा क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पर इन सीटू के बारे में जानते हैं, इन सीटू, और इन सीटू के बाद में दूसरा वाला क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो जीव जहां पर है उसको वहीं पर संरक्षित कर देना, वहीं पर सुरक्षा दे देना, स्वस्थानीय संरक्षण है। देखो स्थल पर लिखा है कि नहीं लिखा है, और जो जीव स्थल के बाहर, जो जीव को उस स्थान पर हम लोग संरक्षित नहीं कर पाएंगे जहां पर वो रहता है, तो उसको हम लोग दूसरे जगह निकाल के लाएंगे
और वहां पर संरक्षित करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब स्थान से बाहर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ना, हम लोग कवर्धा एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा भोरमदेव अभ्यारण्य है। तो भोरमदेव अभ्यारण्य में रहने वाले जितने भी जानवर है या जितने भी एनिमल्स हैं, उनको हम लोग चारों तरफ से बाउंड्री बना के संरक्षित कर देंगे उसके वास स्थान पर ही। तो क्या हो जाएगा, वो स्व स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्व स्थानीय संरक्षण। जबकि उसको हम लोग निकाल के एक चिड़ियाघर में डाल दिए, वहां के जो रहने वाले जानवर या जो एनिमल्स है उसको निकाल के हम चिड़ियाघर में डाल दिए, जैसे कि मैत्री बाग भिलाई में है या कानन पेंडार इधर बिलासपुर में है। तो वहां पर यदि हम डाल देंगे और वहां पर संरक्षित करेंगे उसको, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में हमें समझ होना चाहिए स्व स्थानीय संरक्षण क्या है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। कि कोई भी जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर देना स्व स्थानीय है, जबकि प्राकृतिक आवास से निकालकर उसको दूसरे सुरक्षित जगह में सुरक्षित करना क्या कहलाता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाती है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इसमें देखते हैं आगे। अब देखते हैं स्व स्थानीय संरक्षण। तो स्व स्थानीय संरक्षण में है ना, एक लाइन याद रखते हैं कि कौन कौन से चीजें आती है। तो इसको याद रखना है, HBNWS से याद रखना है, ये ट्रिक है। HBNWS से याद रखना है कि स्व स्थानीय संरक्षण में कौन कौन चीजें आती है। तो H से यहाँ पर आएंगे हॉट स्पॉट एरियाज, हॉट स्पॉट। दूसरा आएंगे B से आएंगे बायोस्फीयर रिजर्व। N से आएंगे नेशनल पार्क। W से आएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और S से आएगा सेक्रेड ग्रूव्स। तो HBNWS से याद रखना, HBNWS जो होती है इन सिटू कंजर्वेशन या स्व स्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन, ये 5 लोग होती है, 5 के अलावा और भी नहीं है ना, जो NCERT ने बताया है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो ये 5 जो होती है स्व स्थानीय संरक्षण के लिए इसको चिन्हित किया गया है, जिसमें से सबसे पहला हॉट स्पॉट रीजन होती है, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होती है, तीसरा होता है नेशनल पार्क, चौथा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पांचवा होता है कौन सा, इस सेक्रेड ग्रुप्स। मतलब इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं तप्त क्षेत्र, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तप्त क्षेत्र बोलते हैं। किसको, हॉट स्पॉट को तप्त क्षेत्र। तप्त क्षेत्र क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, मतलब वन्य जीव रिजर्व वन्य जीवों का जहां पर रिजर्वेशन होता है वहां पर वन्य, मतलब इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। तीसरा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बोलते हैं अभ्यारण्य, जैसे भोरमदेव अभ्यारण्य है। सेक्रेड ग्रुप को बोलते हैं हम लोग पवित्र उपवन, पवित्र उपवन। तो ऐसे इसका हिंदी नाम है ना। तो इसको हम लोग HBNWS से याद रखेंगे कि निम्न में से कौन स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है करके क्वेश्चन पूछेंगे। पहला वर्ड सबका याद रहेगा हमें तो तुरंत बना देंगे, और हर साल लगभग आते ही रहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। स्व स्थानीय संरक्षण में कौन नहीं आता अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो 4 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, बाकी जो और रहेंगे वो एक्स टू कंजर्वेशन करेंगे। तो उसके भी एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो इधर स्व स्थानीय संरक्षण में क्या क्या होती है कि प्राकृतिक आवासों के भीतर आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण। मतलब प्राकृतिक आवास मतलब वही बात बताया कि जहां पर वो रहता है वहीं पर उसको संरक्षित कर देना क्या कहलाता है, स्व स्थानीय संरक्षण कहलाती है। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सबसे पहला नेशनल पार्क है ना, अभ्यारण्य सेंचुरीज। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, वही बताया वन्य जीव रिजर्व जो होते हैं आरक्षित वाले। और उसके अलावा कौन आती है, उसके अलावा हॉट स्पॉट रीजन भी आते हैं और सेक्रेड ग्रुप भी आती है। तो तीसरा नंबर कौन सा, हॉट स्पॉट भी रीजन आते हैं, मतलब चौथा है ये, है ना। उसके बाद फिर ये 5वां कौन सा आते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र उपवन। जैसे हमारे बस्तर एरिया में, छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया, मध्य प्रदेश में बालाघाट एरिया में, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी वाला जो रीजन है, पूरे क्या होते हैं, पवित्र उपवन है। वहां पर वनों की पूजा की जाती है, जैसे खासकर सबसे ज्यादा बस्तर में, तो वहां पर वनों की पूजा की जाती है। ठीक है, और देखते हैं डाटा के हिसाब से देखें क्वेश्चन को। तो भारत में, इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं, 14, मतलब 14 बायोस्फीयर रिजर्व है।
90 राष्ट्रीय उद्यान है और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। लेकिन अब बढ़ के इसकी संख्या 504 हो गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा हमें याद रखना कि 448 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 14 बायोस्फीयर है, 90 राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसकी संख्या भी पूछ सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितनी है, राष्ट्रीय उद्यान कितनी है, वन्य जीव कितनी है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे देखें, जैसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया है, वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित जहां निजी स्वामित्व और चराई प्रतिबंधित है। मतलब नेशनल पार्क वो जगह है, राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर कोई भी अपना मानव बस्तियां नहीं बना सकता, कोई अपना निजी संपत्ति वहां पर नहीं ले सकता, और चराई वगैरह प्रतिबंधित रहती, वहां पर जाके चराई वगैरह नहीं कर सकते। मतलब जो चराई करने जाते हैं ना, जैसे गाय वगैरह को लेके जाते हैं, बकरी को, तो ऐसे लेके नहीं जाया जा सकता, वहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पर लिख के दिखाया है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कहाँ पर, केरल। इसके अलावा हमारा है ना एक और याद रख सकते हैं, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है। कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो होती है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें हाथी, देखो यहाँ पर हाथी भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर। ठीक है, उसका डायग्राम है, तो याद रखना। इसके आगे देख, तो हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण में, है ना, बहुत सारे चीज़ हम लोग देखे, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह आती है, नेशनल पार्क आते हैं, और यहाँ पर अब हम लोग किसने क्या देखने वाले हैं, अभ्यारण्य के बारे में। तो अभ्यारण्य जो होती है स्वस्थानीय संरक्षण में आती है, तो इसमें देखो क्या होता है जानना है। तो एक अभ्यारण्य का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, जिसमें पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज केरल में जो है ना, इसके बारे में बताया है। केवल जानवरों को सुरक्षा दी जाती है, लकड़ी इकट्ठा करने आदि की अनुमति होती है यदि जानवरों को नुकसान न हो। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब इसका एरिया जो रहता है अभ्यारण्य का थोड़ा कम रहता है। यहाँ पर जानवरों को सुरक्षा दी जाती है, जो वहाँ रहने वाले जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स है, उसको सुरक्षा दी जाती है। साथ में कोई मनुष्य आसपास रहने वाले जो विलेजेस रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनको लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, और यदि जानवरों को नुकसान ना हो, तो जानवरों को नुकसान ना हो ये भी तो देखना पड़ता है, तो ये सब चीजें किया जाता है। उदाहरण पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है ना, और भी कई अभ्यारण्य के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो भी नवीनतम अभ्यारण्य बना है ना, वो भोरम देव अभ्यारण्य बना है, जो कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में है, भोरम देव अभ्यारण्य। तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ों की थोड़ा बहुत अनुमति मिलती है ना, और जानवरों को नुकसान लेकिन नहीं होना चाहिए, जबकि नेशनल पार्क वगैरह में कोई अनुमति वगैरह नहीं रहती। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण और सतत उपयोग के लिए भूमि या तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र। भूमि या तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब देखो क्या होता है, या तो हम, हमारा मेन मोटिव या हमारा मेन उद्देश्य ही क्या है, कोई चीज़ को यदि हम संरक्षित कर रहे हैं, तो वहाँ रहने वाले जंगल में जो रहने वाले एनिमल्स है, या वहाँ पर जो रहने वाले प्लांट्स है, उसका संरक्षण हो जाए, और उसका उपयोग भी करते रहेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सतत उपयोग के लिए भूमि या तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र होते हैं। कौन, बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो अचानक मार जो गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट में और मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में आती है ना, वो भी होती है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक चीज जानते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में क्या और चीज हम समझ सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है, उसमें ऐसे 3 जोन बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर 3 जोन होती है इसमें। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन होती है, 3 जोन। तो ये जो जोन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन जोन, या इसको मैनिपुलेटिंग जोन भी बोलते हैं। मतलब इसमें हेर फेर क्षेत्र होती है, ये हेर फेर क्षेत्र। ठीक है, ट्रांजिशन जोन होते हैं। दूसरा वाला जो होता है, ये होता है बफर जोन, और तीसरा नंबर का जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोर जोन। तो यहाँ पर कितने जोन हैं, तो यहाँ पर 3 जोन है। कौन कौन सी, एक होती है ट्रांजिशन जोन है, दूसरा कौन सी, बफर जोन,
और तीसरा कौन सी है, कोर जोन है। ठीक है, अब देखो इस हेर फेर वाली जो जोन होती है इसमें थोड़ा बहुत गतिविधियां हो सकती है, मतलब गतिविधियां होती है, मानव गतिविधियां या मानव बस्तियां वगैरह यहाँ पर बनाई जा सकती है, या गतिविधियां पॉसिबल है, गतिविधि कर सकते हैं, जो इसके सबसे आउटर जोन होते हैं इसमें। ठीक है, बफर जोन होती है, यहाँ पर सिर्फ वन विभाग वाली जो टीम होती, वन विभाग वाली जो टीम होती है, मतलब उन लोग ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गतिविधियां कर सकते हैं। मतलब आम मनुष्यों के लिए ये वाला जो क्षेत्र रहता है वो पूरी तरीके से बाधित रहता है, तो जो वन विभाग वाले लोग रहते हैं उन लोग यहाँ पर गतिविधि कर सकते हैं। लेकिन जो कोर जोन होती है यहाँ पर कोई मानव क्रियाकलाप नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मानव गतिविधियां या मानव क्रियाकलाप पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है, कलाप पूरी तरह से प्रतिबंधित। तो ये एरिया जो होती है कोर एरिया प्रतिबंधित होती है। कोर एरिया, इसमें क्या होता है, कोई प्रकार का ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं होता, कोई मानव हस्तक्षेप वगैरह नहीं कर सकते किसमें, ये जो अंदर वाला जो जगह होता है ये कोर जोन में। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे जाएंगे तो देखते हैं कि ये ट्रांजिशन जोन है, बफर जोन और ये सब चीज कोर जोन लिखा रहता है। तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व के कौन से जोन में या कौन सी जगह में मानव क्रियाकलाप पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है, तो कौन सी जोन है, कोर जोन है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ऐसे बहुत सारे और हैं। ठीक है, इसके आगे देखें। अगला है सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र उपवन। ठीक है, पवित्र उपवन में देखें, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संरक्षित वन के टुकड़े, जैसे मेघालय में खासी और जयंतिया हिल्स, राजस्थान में अरावली हिल्स, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट। देखो क्या है कि अलग अलग राज्यों में धार्मिक मान्यता के भी वृक्ष हैं। तो देखो जैसे सबसे पहले हम लोग मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 हिल्स है, कौन कौन से, खासी एवं जयंतिया हिल्स। खासी एवं जयंतिया हिल्स, ये जो है ना पवित्र उपवन है, मतलब यहाँ पर पेड़ों की पूजा की जाती है, कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है, कौन कौन से, खासी और जयंतिया हिल्स। दूसरा राजस्थान में है, तो राजस्थान के बारे में है ना जानते होंगे कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली हिल्स जो स्टेशन है वो भी क्या है, पवित्र उपवन आती है उसमें। ठीक है, जैसे हम लोग कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट जो राजनांदगांव के डोंगरगढ़ एरिया से शुरू होकर मैकल पर्वत श्रेणी जाती है गौरेला पेंड्रा मरवाही तक, तो वो भी क्या है, एक एक सीरीज में पूरे पहाड़ों का एक क्रम होता है। वैसे ही यहाँ पर भी अरावली पर्वत माला है, कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं हम लोग कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो है ना, और एक और राज्य है महाराष्ट्र। कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, इन दोनों जगह में क्या रहता है, वेस्टर्न घाट में, मतलब पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, यहाँ पर भी ऐसे उपवन है जो पवित्र है, मतलब पवित्र उपवन है वहाँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और एग्जाम्पल है ना, कौन सा, तो ये है सरगुजा, सरगुजा, चंदा और बस्तर एरिया, सरगुजा, चंदा और बस्तर। तो ये जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किसमें दिया गया है, इसको मध्य प्रदेश एमपी में दिया गया है, लेकिन ये किसमें है, छत्तीसगढ़ में आती है। किसमें आती है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये किसमें है, बताया है मध्य प्रदेश में। तो ये पवित्र उपवन के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखें। अब अगला है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब ये है कि उसको उस जगह पर, जिस जो भी प्राणी या जो भी पौधे या प्लांट है, उसको उस जगह पर जहाँ पर वो प्राकृतिक आवास उसका जो है वहां पर हम लोग उसको संरक्षित न करके उसके दूसरे सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करना क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण, या इसको हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जीवों का उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण बहुत सारे अभी देखेंगे, उसमें से एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, कौन सा, आनुवांशिक संसाधन केंद्र, मतलब होता है जेनेटिकल रिसर्च सेंटर, जेनेटिकल रिसर्च सेंटर। जेनेटिकल रिसर्च सेंटर जो होती है आनुवंशिक संसाधन केंद्र, यहाँ पर जीवों के आनुवंशिक संगठन के बारे में रिसर्च चलते रहता है, उनके बारे में लगातार इम्प्रूवमेंट के बारे में चलते रहता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं
है ना, जैसे कुछ जानवरों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है, कुछ पौधों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है, कुछ के बीजों को संरक्षित किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर सीमन कंटेनर में जो सुपीरियर स्पीसीज रहते हैं, जिसके भी जो भी जानवर के, उसके सीमन को भी कंटेनर में इकट्ठा करके रखा जाता है। तो किसके अंतर्गत आती है ये? बास्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आती है। इसके और एग्जाम्पल है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो और उदाहरण है कौन कौन से, जैसे जेनेटिकल रिसर्च सेंटर के अलावा, ये पहले के अलावा दूसरा जूलॉजिकल पार्क होती है, जूलॉजिकल पार्क मतलब प्राणी उद्यान में, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में है तो मैत्री गार्डन में हम देख सकते हैं बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा किए हुए, और भी कानन पेंडारी वाले जैसे जगह में देख सकते हैं। तो ये जानवरों को इकट्ठा करके रखे हुए रहते हैं, वहां पर जानवर को देखा जा सकता है। तो जूलॉजिकल पार्क होती प्राणी उद्यान। और तीसरा वन्य जीव सफारी पार्क, जैसे हम छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव सफारी पार्क जो है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो रायपुर में बना हुआ है जंगल सफारी, जंगल सफारी के नाम से बना हुआ है। तो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव सफारी पार्क भी किस में आती है? बाय स्थानीय संरक्षण में आती है। तो जंगल सफारी के नाम से नया रायपुर, न्यू रायपुर में ये स्टेबलाइज है, बना हुआ है, और इसको ना बनाया गया है ना, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, इसीलिए बाय स्थानीय संरक्षण में आती है। इसके आगे और देखें, अगला है, देखो हम लोग आनुवंशिक संसाधन केंद्र देख चुके, दूसरा प्राणी उद्यान देख चुके, तीसरा वन्य जीव सफारी पार्क देख चुके, चौथा और होती है बॉटनिकल गार्डन, मतलब होता है वनस्पति उद्यान। तो बॉटनिकल गार्डन, तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होती है? बॉटनिकल गार्डन में उन पौधों को संरक्षित किया जाता है जिसका औषधि महत्व है, या जो विलुप्ति के कगार पर है, उन जीवों, उन प्लांट्स को रखा जाता है, तो उसको वनस्पति उद्यान बोलते हैं। उसके अलावा और भी आते हैं इसमें जीन बैंक, मतलब बहुत सारे जीनों को इसमें इकट्ठा करके रखते हैं, तो ये जीन बैंक के अंतर्गत आती है। उसके अलावा ये 7वां नंबर जो है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जा सकता है, जैसे कोई पॉलन ग्रेन वगैरह हो गया, कोई सीड हो गए, या कोई किसी एनिमल या प्लांट का जीन हो गया, उसको -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखते हैं। इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। कुछ यहाँ पर इंडियन बॉटनिकल गार्डन है ना, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, ये वेस्ट बंगाल में, उसको दिखाया गया है यहाँ पर। कुछ और भी डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, इन सबको देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखें, अब अगला है हॉट स्पॉट एरियाज, ठीक है। हॉट स्पॉट एरिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये भी क्या होती है? इन सिटू कंजर्वेशन में ही आती है। तो पहला लाइन तो यही याद रखना है कि इन लोग किस में आते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब ये होती है, इसको स्व स्थानीय संरक्षण में ही आती है। कौन? हॉट स्पॉट एरिया। तो क्या होती है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो हॉट स्पॉट एरिया जो होती है पूरे विश्व में, पहले इसकी संख्या कितनी थी? 25, अब ये बढ़ के हो गई कितनी, है ना, 9, और नए हॉट स्पॉट एरिया के बारे में जाने हैं, तो कुल मिलाकर हो गई है ये कितनी? 34 पूरे विश्व में। कहाँ पर? पूरे विश्व में हॉट स्पॉट के संख्या के बारे में जानेंगे, कितनी होती है? 34। लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कितनी है ये देखेंगे, तो इंडिया में है हॉट स्पॉट ओनली 3, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हॉट स्पॉट एरिया क्या होती है? ये वे क्षेत्र है जहां प्रजातियों की समृद्धि बहुत अधिक होती है। ये वो जगह जहां पर जातियों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, और उच्च एंडेमिज्म प्रजातियां जो केवल उसी क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन ये सबसे अधिक खतरे में है। देखो हॉट स्पॉट के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, कि पूरे क्या क्या बातें हैं। कि सबसे पहला ये जानना है कि यहाँ पर हॉट स्पॉट एरिया में प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या क्या है? बहुत अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रजाति है यहाँ पर। दूसरा क्या है? एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, मतलब एंडेमिक का मतलब होता है एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब वो होता है एंडेमिक प्रजाति, वह प्रजाति जो किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जाती, केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित रहती है, एक ही क्षेत्र में पाई जाती है, वैसा जाति को हम लोग एंडेमिक जाति बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंडेमिक जाति कौन है? तो स्थानीय प्रजाति, मतलब वो वहीं पर ही बस पाई जाएगी और कोई भी क्षेत्र में नहीं पाई जाएगी, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? एंडेमिक प्रजाति बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कोई जाति को एक क्षेत्र तक सीमित कर दिए हैं, और वही मान लो दूसरी एक जाति है जो अलग अलग क्षेत्रों में है ना, जैसे पूरा भारत देश है तो अलग अलग नॉर्थ में, साउथ में
और ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह अलग अलग है उसकी संख्या, लेकिन कुछ जातियों की संख्या सिर्फ एक ही जगह में है। तो जो एक ही जगह में रहने वाली जाति है उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक जाति बोलते हैं। अब बताओ, एक ही जगह तक जो सीमित है वो ज्यादा खतरे में रहेगा कि जो अलग अलग जगह में है वो ज्यादा खतरा में रहेगा? तो जाहिर सी बात है जो एक जगह में है वो ज्यादा खतरा में रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह कोई आया तो पूरे के पूरे समूल जो जाति हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि हॉट स्पॉट एरिया में इन लोग क्या होते हैं? सबसे अधिक खतरे में होते हैं। तो इन लोग क्या होते हैं? अधिक खतराग्रस्त जाति होते हैं, खतराग्रस्त जाति होते हैं। कौन? जो हॉट स्पॉट एरिया में रहते हैं, अधिक खतराग्रस्त जातियां होती हैं, जातियां होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों बात हमें याद रखना है हॉट स्पॉट में। उसके अलावा और भी देखते हैं, दुनिया में 34 हॉट स्पॉट है, भारत में 3 हॉट स्पॉट है। ठीक है, अभी बताया पूरे विश्व की बात करते हैं 34 है और इंडिया की बात करेंगे तो 3 है। तो क्वेश्चन क्या पूछे उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। ठीक है, तो देखो दुनिया में जो हॉट स्पॉट 34 है उसके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत की बात करते हैं हम लोग। तो भारत में पश्चिमी घाट और श्रीलंका जो है एक क्या बनाती है? हॉट स्पॉट एरिया बनाती है। ठीक है, दूसरा बनाती है इंडो बर्मा और तीसरा बनाती है हिमालय। ठीक है, तो पहला कौन बनाती है? देखो ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट का मतलब देखो इधर ईस्ट रहता है, इधर क्या है? वेस्ट। तो वेस्टर्न घाट मतलब इधर के जो समुद्री तटों पर जो पाए जाने वाली स्पीसीज है, और इसके साथ में यहाँ पर श्रीलंका भी जो देश है, श्रीलंका, ये यहाँ पर श्रीलंका, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक हॉट स्पॉट रीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक हॉट स्पॉट रीजन। उसके अलावा इंडो बर्मा, इंडो बर्मा मतलब ये है कि जो वे बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी, उसके बाद में यहाँ पर क्या है? दमन और दीव वगैरह जो आइसलैंड है उधर बनाते हैं। कौन? इंडो बर्मा वाला रीजन। और तीसरा क्या है? जो ऊपर की ओर हिमालय, जो चीन का बॉर्डर है, वहां पर है क्या? हॉट स्पॉट रीजन। तो ऐसे 3 जगह में हॉट स्पॉट रीजन है। कहाँ पर? इंडिया में। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन भारत में चिन्हित हॉट स्पॉट रीजन नहीं है, पूछेंगे। तो याद रखना पश्चिमी घाट, कई बार ऑप्शन में पूर्वी घाट भी लिख के देते हैं, तो पूर्वी घाट नहीं, यहाँ पर याद रखना कौन सा? पश्चिमी घाट। और दूसरा कौन सा याद रखना है? इंडो बर्मा। और तीसरा कौन सा? हिमालय। ये तीनों ही क्या होते हैं? हॉट स्पॉट एरियाज होते हैं। क्या होते हैं? हॉट स्पॉट एरिया। ठीक है, और आगे देखें, हॉट स्पॉट पृथ्वी के भूमि क्षेत्र के 2% से कम को कवर करते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा से विलुप्ति को 30% तक कम किया जा सकता है। मतलब क्या है यहाँ पर? ये जो हॉट स्पॉट एरिया है ना, उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए पृथ्वी के जितने भी भूमिगत क्षेत्र है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन 2% जगह में है। मतलब ये पृथ्वी 100% है, तो 100% में से 2% क्या है? एरिया में क्या है? हॉट स्पॉट रीजन। समझ गए? तो ये जो 2% है, लेकिन इसके बावजूद ना यहाँ पर इतनी जातियां हैं कि जाति विलुप्ति को 30% तक, विलुप्ति को कितने प्रतिशत तक कम करती है? ये विलुप्ति को 30% तक कम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भले इसका क्षेत्रफल कम है, इसका हॉट स्पॉट एरिया का, लेकिन 2% है, लेकिन इसकी जाति समृद्धि, जो जाति विलोपन की जो दर है, विलुप्ति को 30% तक कम कर देती है। कितने प्रतिशत? 30%। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा हॉट स्पॉट के बारे में। इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे देखें, है ना, इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ये वही बात है, सभी हॉट स्पॉट मिलकर पृथ्वी के भू क्षेत्र का केवल 2% से कम ही कवर करते हैं, लेकिन प्रजातियों की समृद्धि अत्यधिक है। यहाँ पर जाति समृद्धि ज्यादा होती है, हॉट स्पॉट के संरक्षण से चल रही विलुप्ति दर में 30% कमी आती है ना। यही बात को हम लोग देखें अभी। देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए, अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहां पर जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है? ये याद रखना, ये रियो डी जेनेरो पर हुआ है, रियो डी जेनेरो। और ये कहाँ पर है? ब्राजील में। कहाँ पर है? ब्राजील। रियो डी जेनेरो नाम के जो सिटी था, वहां पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरो में हुआ था। 3 से लेकर 14 जून के बीच में हुआ था ये। कब? 1992 में। तो डेटा याद रखना है, रियो डी जेनेरो में क्या सम्मेलन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछेंगे। या तो क्वेश्चन पूछेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो में हुआ है।
तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जैविक विविधता पर सम्मेलन के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य थे उसके? तो सबसे पहला जो उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना। पहला उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का सतत उपयोग, मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी का लगातार उपयोग करते जाना है और ऐसा उपयोग करना है कि वो नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इसके बाद में तीसरा देखते हैं आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का साझाकरण, मतलब ये है कि जो भी जातियों से, जो भी प्रकार के आनुवंशिक संसाधन से क्या मिलती है, लाभ मिलता है, उसको साझाकरण करना है, मतलब मानव जाति के कल्याण के लिए उसका क्या करना है, उपयोग करना है। तो इसको भी जानते हैं। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ये सब उद्देश्य था, जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का सतत उपयोग करना, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का भी साझाकरण करना। तो निम्न में से कौन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के उद्देश्य नहीं है, ऐसा वाला क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे यहाँ से याद रखना है, तो इससे बना देना है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें, और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में एक और देखते हैं विश्व शिखर सम्मेलन। पहले वाले ये वाला जो था वो क्या था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कहा हुआ था रियो डी जेनेरो में। लेकिन अगले वाला जो है ये क्या है, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। कब? 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। और जोहान्सबर्ग है कहाँ पर, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। ये है दक्षिण अफ्रीका में क्या है, जोहान्सबर्ग सिटी, वहां पर 2002 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और विश्व शिखर सम्मेलन क्या चीज के लिए हुआ था, तो सतत विकास पर आयोजित है ये। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि विश्व शिखर सम्मेलन क्या चीज के पर है ना आधारित है, क्या चीज पर ये आयोजित हुआ था, तो क्या चीज पर हुआ है, सतत विकास पर आयोजित था। किस पर? सतत विकास। इसमें क्या हुआ था, 190 देशों ने जैव विविधता हानि की वर्तमान दर को कम करने का संकल्प लिया था। मतलब ऑलमोस्ट पृथ्वी में जितने भी देश हैं, है ना, कुछ देशों को बस छोड़कर, है ना, 2-4 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों ने क्या किया था कि जैव विविधता की वर्तमान दर, जो हानि की दर है, उसको कम करने का संकल्प लिया था। और लगभग इसका टारगेट लिया गया था कब तक, 2010 तक कम करने का उद्देश्य लिया गया था, कम करने का जैव विविधता की हानि को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। तो ये सम्मेलन जो है ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये क्लास यहीं तक है, लेकिन इसके आगे हम लोग और भी जानते हैं, है ना, कुछ बातें, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं, कुछ और भी बातें जिसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जो जानते हैं, है ना, वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में जानते हैं। मतलब विश्व में विश्व ओजोन दिवस, ओजोन परत के बारे में जानते होंगे, है ना। ओजोन परत जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में रहती है ना। इसको कब मनाते हैं, तो इसको मनाते हैं 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके अलावा और भी पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो क्या होता है, जब बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, अधिनियम जिसको भारत सरकार द्वारा, जिसको भारत सरकार द्वारा 2002 में अधिनियम लाया गया, अधिनियम मतलब अधिनियम पारित किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आते रहता है ना, तो इसको भी याद रखना, पारित किया गया कि बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए अधिनियम जो बनाया गया था, है ना, जिसको भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया, 2002 में लागू किया गया, इस अधिनियम को पारित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, वर्ल्ड ओजोन डे को भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर। और भी हम लोग देखते हैं नेशनल फॉरेस्ट एक्ट। ये जो नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है, इसको संशोधित किया गया है 1988 में, 1988 में। मतलब ये है कि राष्ट्रीय वन नीति इसका संशोधन किया गया है कब, 1988 में किया गया है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था 1972 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है।
इसके अलावा और भी हम लोग चीज़ जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक साइलेंट वैली के बारे में बता रहा हूँ। साइलेंट वैली मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में शांत घाट बोलते हैं, शांत घाट। ये क्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कि ये जो होती है यह केरल जानते हैं, केरल, केरल राज्य, केरल के पाल घाट, जैसे अलग अलग घाट का नाम होता है वैसे ही केरल के पाल घाट क्षेत्र होती है ये साइलेंट वैली। पाल घाट क्षेत्र में है कौन? साइलेंट वैली। मतलब पाल घाट क्षेत्र में ऐसा घाट है वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है। मतलब क्यों साइलेंट रहता है तो इसका रीज़न है, रीज़न साइलेंट रहने का, तो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से झिंगुर नहीं पाए जाते। झिंगुर ना पाने की वजह से झिंगुर नहीं पाए जाते, और झिंगुर नहीं पाए जाते इसकी वजह से क्या होता है, ये घाट जो रहता है शांत रहता है। तो केरल के पाल घाट क्षेत्र में तो साइलेंट वैली किससे संबंधित है करके क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन से राज्य से संबंधित है? केरल से। और कौन से क्षेत्र में है? पाल घाट क्षेत्र में। क्यों ये साइलेंट वैली नाम दिया गया? क्योंकि वहां पर प्राकृतिक रूप से झिंगुर नहीं पाए जाते। जब झिंगुर रहता है तो क्या करता है, ये आवाज करता है, तो झिंगुर ही नहीं है तो कहाँ से आवाज करेगी? तो शांत घाट क्षेत्र है। और ये क्या है, यह संरक्षित वन है, संरक्षित वन का उदाहरण है, संरक्षित वन का उदाहरण है। तो इसको भी याद रखना कि संरक्षित वन का उदाहरण, प्राकृतिक रूप से संरक्षित वन का उदाहरण कौन है? साइलेंट वैली या केरल के पाल घाट क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आती है बात, उसको भी हम लोग जानते हैं। तो कौन सी बात है तो देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर जैव विविधता के प्रकार को देखते हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स क्या क्या होती है? जैव विविधता, जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के प्रकार देखते हैं तो इसमें सबसे पहला जो आती है उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी या अल्फा विविधता बोलते हैं, अल्फा विविधता। दूसरा जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा विविधता, बीटा विविधता। और तीसरा जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं गामा विविधता। तो जो अल्फा विविधता जो होती है ये क्या होती है? तो ये होती है समुदाय, समुदाय या आवास में भी जब विविधता होगी, समुदाय या आवास में जो विविधता होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा विविधता, विविधता। समुदाय या आवास मतलब अलग अलग समुदाय हो सकते हैं या अलग अलग आवासीय क्षेत्र होती है, उसमें वेरिएशन या उसमें विविधता या डाइवर्सिटी दिखेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा विविधता। क्या बोलेंगे? अल्फा विविधता। लेकिन जो समुदाय जो रहेंगे उसके बीच में जब दिखेगा तो समुदाय मतलब कम्युनिटी के बीच में, तो समुदाय या कम्युनिटी के बीच में जब विविधता दिखती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बीटा विविधता। क्या बोलते हैं? बीटा विविधता। मतलब समुदाय के अंदर में ही विविधता दिखाई देंगे। एक ही समुदाय के तो है लेकिन है ना, कोई नरम दल वाले हैं, कोई गरम दल वाले, तो एक ही समुदाय के तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब उनके बीच में जो विविधता है, उनके बीच में जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम लोग बोलते हैं बीटा विविधता। ठीक है, और अगला है गामा विविधता। तो गामा विविधता किसको बोलते हैं? तो भौगोलिक क्षेत्र में विविधता को बोलते हैं। भौगोलिक, भौगोलिक क्षेत्र में विविधता, विविधता, भौगोलिक क्षेत्र में विविधता को क्या बोलते हैं? गामा विविधता। ठीक है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये है क्या है कि मान लो ये एक सेम प्रजाति के तो है लेकिन अलग अलग भूखंड में रहते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिकल एरिया ए है और जियोग्राफिकल एरिया बी है, लेकिन ये दोनों जगह में समान जाती रहती है। जैसे मान लो यहाँ पर बर्ड्स की कोई स्पीसीज है और यहाँ पर भी कोई बर्ड्स की स्पीसीज है, उसी बर्ड्स की ना, जिस बर्ड्स की स्पीसीज यहाँ पर है उसी बर्ड की स्पीसीज यहाँ है, लेकिन उन दोनों का जियोग्राफिकल एरिया मतलब भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो गई तो उसमें जो विविधता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा विविधता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गामा विविधता। ठीक है, तो हम लोग ये देख चुके कि जैव विविधता के टाइप देखे, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। कुछ कुछ एग्जाम जो रहती हैं उन सब में आते रहती है कि क्या होती है, इसमें डिफरेंसेस जानते हैं। समुदाय आवास में विविधता होती है तो अल्फा विविधता बोलेंगे, समुदाय के बीच में विविधता होगी तो उसको बोलेंगे बीटा विविधता, या समुदाय या आवास में विसंगमता होगी या भौगोलिक क्षेत्र की विविधता को हम लोग क्या बोलते हैं? गामा विविधता। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 में क्या हुआ था, बना था। ठीक है, तो इसके तहत ना दो बातें बोला गया था। क्या बोला गया था कि लगभग 33% एरिया, मैदानी एरिया, मतलब 33% जो वन है
मैदानी एरिया में होना जरूरी है, मतलब 33% वन क्या होना चाहिए मैदानी एरिया में। जैसे मान लो ये मैदानी एरिया इतना है, तो उसमें से 33% हिस्सा में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ये बात बोला गया। दूसरा 67% वन जो है ये कौन से पहाड़ी एरिया मतलब हिल स्टेशन में, पहाड़ी क्षेत्रों में होना चाहिए, ये बात बोला गया। मतलब जो पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में से कुछ एरिया बस को छोड़कर बाकी सभी एरिया में, इतने एरिया में लगभग 67% एरिया में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ये बात बोला गया है राष्ट्रीय वन नीति के तहत। ठीक है, एक और बात बताएं हम लोग यहाँ पर कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में तो बना था, लेकिन 1991 में इसमें संशोधन भी हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। देखो इसके अलावा और भी हम लोग कुछ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में। तो भारत का सर्वप्रथम मतलब सबसे पहला जो नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान, वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और ये है उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल, पहले उसका नाम उत्तरांचल था, अब क्या हो गया है, उत्तराखंड हो गया है। ठीक है, 2002 में बना था ये, लेकिन बाद में उसका नाम बदल के क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क होता है वो है ना, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसको भी जानते हैं हम लोग। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व ये है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, रणथंभौर। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला है सवाई माधोपुर, है ना, इसका नाम है रणथंभौर। यहाँ पर ये क्या है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसके बारे में भी जानना है हमें। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में वाइट टाइगर पाए जाते हैं, वाइट टाइगर, वहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं, है ना, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और जानते हैं नंदन कानन के बारे में। नंदन कानन ये उड़ीसा में है, उड़ीसा भुवनेश्वर, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर भी ना वाइट टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पर भी क्या है, वाइट टाइगर, मतलब ये है कि ये तो नेचुरली पाए जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये नंदन कानन जो जूलॉजिकल पार्क है, ये जूलॉजिकल पार्क है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होता है जूलॉजिकल पार्क, तो इसमें भी क्या है, वाइट टाइगर है, तो ये भी अल्सो फेमस फॉर द वाइट टाइगर, नंदन कानन जू है। ठीक है, नंदन कानन कहाँ है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। जब भी पूरी दर्शन करने के लिए जाएंगे तो नंदन कानन जरूर जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में ये बना हुआ है, कौन, जूलॉजिकल पार्क, कौन सा, नंदन कानन। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। ऐसे हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह के बारे में इसलिए पढ़े क्योंकि ये सब चीज़ भी कोई ना कोई एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो कुल मिलाकर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और भी कुछ नेशनल पार्क, कुछ भी जो बायोस्फीयर रिजर्व है या अभ्यारण्य है, उन सब का नाम वगैरह के बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो एक आध दो और बता रहा हूँ मैं, उसको भी याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर पेरियार जंतु विहार के बारे में जानने हम लोग, पेरियार जंतु विहार के बारे में जानने कि ये कहाँ पर है, ये है केरल में। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं मानस जंतु विहार, ये है असम में, ये है कहाँ पर, असम में। तो इसको भी जानना है। तो असम में यहाँ पर ये हाथी वगैरह पाई जाती है मानस जंतु विहार में। केरल पेरियार में भी हाथी है, गेंडा वगैरह पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी हाथी वगैरह पाई जाती है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के स्पीसीज रहते हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, वहाँ पर नेचुरली रूप से हाथी पाए जाते हैं वहाँ के जंगलों में। ठीक है, तो यहाँ तक पूरे बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो जाता है। और इकोलॉजी पूरा यूनिट है, इन पूरे यूनिट से हमारा 7 से 8 क्वेश्चन आने वाला है। पूरे यूनिट का हम लोग 1 शॉट के तौर पर देखेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी सेशन चालू होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले में हम लोग यहीं पर लाइव क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन रहेगा, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो, और अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी। ठीक है, थैंक यू।